हेलो एवरीवन दोस्तों। तो ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट्स पोस्ट में एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलेगी। आज की क्लास में दोस्तों जो है हम एमपीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड 2 का अभी जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उनके एमपी के सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे। देखिए एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और साथ ही साथ एमपी ईएसपी के द्वारा उसमें मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और साथ ही साथ एमपी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो अगले पेपर में भी देखने को मिलेंगे और यदि आपने एमपीपीएससी प्री दिया है तो आपको वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो हम एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चंस का और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप सभी को सीखने को भी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमासकुंड नामक जो जलाशय है वहां से निकलती है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ ये पीडीएफ वगैरह भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया की लिंक्स है वहां पर आपको टेलीग्राम वगैरह में मिल जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित जो तमासकुंड नामक जलाशय है वहां से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोंस नदी हो जाएगा। यदि ये हम मध्य प्रदेश का मैप समझे तो मध्य प्रदेश के मैप में आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों क्या है, ये विंध्याचल रेंज है जो कि इधर अलीराजपुर से चलती है और यहाँ पर छतरपुर तक कौन सी रेंज हो जाएगी दोस्तों, विंध्याचल रेंज हो जाएगी। और विंध्याचल का ये वाला भाग है विंध्याचल, फिर ये वाला भाग है भांडेर और ये कैमूर श्रेणी हो जाएगी। अब कैमूर श्रेणी के मैयर जिला जो है ना, मैयर जिला जो है यहाँ से टोंस नदी निकलती है, ये ध्यान रखना। और इसी टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है और ये तमासकुंड नामक जो जलाशय है वहाँ से निकलती है। और इसी नदी पर वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम भी इसी तमसा नदी पर हमें देखने को मिलेगा, जहाँ इनके आश्रम में सीता माता रही थी और लव कुश का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये बेसिक याद रखना। हालांकि कैमूर श्रेणी आप जानते हो यहाँ पर तो ऑप्शन टर्मिनेट कर सकते हो, जैसे ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, सोन नदी जो है अमरकंटक अनूपपुर यानी मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है और कैन नदी जो है ये भी कैमूर श्रेणी कटनी से निकलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोंस नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मिट्टी का जो अपरदन है इसका प्रमुख कारण क्या है। तो अब नलिका अपरदन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, देखिए इंदौर में एक जगह है जिसका नाम है महू में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जानापाव पहाड़ी। इसी जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। जिस जगह से चंबल नदी निकलती है ना उसका जो उद्गम है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ऐसे बूंद बूंद गिरती है। ये मैंने आपको, यदि आप देखोगे ना ये रील से इसमें शॉर्ट्स में जाके तो आप वहाँ मैंने वीडियो डाला, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चंबल नदी है इंदौर के मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। जानापाव पहाड़ी ये वही पहाड़ी है जहां पर परशुराम जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब परशुराम जी बात करें तो ये भृगु ऋषि के वंशज हैं, यानी ये ब्रह्मा जी के 7वें वंशज माने जाते हैं। कौन, परशुराम जी हो जाएंगे। परशुराम जी जो है ये ध्यान रखना, इनके पिताजी कौन थे, जमदाग्नि ऋषि। ठीक है, जमदाग्नि ऋषि हो जाएंगे। जमदाग्नि ऋषि पर कामधेनु गाय भी थी, ये भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप ध्यान रखना कि परशुराम जी का सामना हैहय वंश के शासकों से भी होता रहता था। परशुराम जी ने हैहय वंश के शासक कीर्तिवीर्य अर्जुन की मृत्यु भी की थी, ये ध्यान रखना। अब आइए चंबल नदी। चंबल नदी जो है इंदौर के मऊ की जानापाव पहाड़ी जो है उससे निकलती है। चंबल नदी पर गांधी सागर है मंदसौर में, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर परियोजना कोटा में है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये निकलती जहाँ नदी है, जहाँ इसका उद्गम है, ये तो बहुत धीरे धीरे निकलती है पर आगे जाके नदियों से मिलती जाती है और अपना उफान रूप लेती जाती है। और फिर धीरे धीरे ये जो नदी है अपना मार्ग परिवर्तन करती है तो नलियाँ बनाती है, और साथ ही साथ ये मिट्टी का कटाव करती है, अपरदन करती है। इसीलिए चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है, अब नलिका अपरदन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंचाई और जल आपूर्ति हेतु बनाई गई जो माही परियोजना है ये किन दो की है। तो माही परियोजना धार और झाबुआ साइड हमें देखने को मिल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, और धार और झाबुआ मध्य प्रदेश के पश्चिम की तरफ हमें जिले देखने को मिलेंगे।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, इसके अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजातीय आबादी कितनी होनी चाहिए। ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अपने मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, इसमें अनुसूचित जनजातीय आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है दोस्तों, धरती आबा यानी जो धरती पर रहते हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे झारखंड में भी ये शुरू की गई है। तो जनजातियों के जो गांव हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चल रहा है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी चयनित गांव हैं उनमें मिनिमम 50% जनजाति आबादी होनी चाहिए। ठीक है। वर्ष 2025 में किस जनजातीय पर्व या उत्सव को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राजकीय पर्व या उत्सव घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है ना, उसमें एक भगोरिया पर्व होता है। होली से 7 दिन पहले होता है ये भगोरिया पर्व। इस भगोरिया पर्व को मध्य प्रदेश शासन जो है, इसने राजकीय पर्व या राजकीय उत्सव जो है ये घोषित कर दिया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, भगोरिया पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल जो 2025 है, उसमें किस विधा में गोल्ड मेडल जो है ये प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर की पलक शर्मा हो जाएगी, उन्होंने 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी में। तो याद रखना, जो पलक शर्मा है वो क्या थी, गोताखोर, यानी डायरेक्ट आप उसकी जो खेल से रिलेटेड चीज थी वो भी यदि आप जान ले तो भी आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो पलक शर्मा एक गोताखोर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, पैसा एक्ट, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी जनजातीय क्षेत्रों तक पंचायतों के विस्तार करने के लिए एक पैसा एक्ट आया था। कब, 1996 में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पैसा एक्ट से रिलेटेड इन कथनों पे विचार करो और सही कथन बताओ। तो देखिए, भारतीय संविधान का यदि आप भाग 9 देखोगे और साथ ही साथ आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक देखोगे तो उसमें पंचायतों की बात की गई है और यह अनुसूची नंबर 11 है और इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों, 29 विषय हैं। यदि आप इसमें आर्टिकल 243 एम देखोगे, एम यानी मंकी, मंकी घूमता है जंगलों में, तो 243 एम में बताया गया है कि इन ये जो संवैधानिक बात की गई है इसका विस्तार जनजातीय क्षेत्रों की जो पंचायतें जनजातीय क्षेत्रों पे नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर जनजातियों के लिए अलग से कानून बनाए गए और एक एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या है, पैसा एक्ट। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार हो जाएगा। ठीक है। तो पैसा एक्ट संविधान के भाग 9 ए से संबंधित है, नहीं भाग संविधान में तो बात ही नहीं की गई, यानी ए ऑप्शन सही नहीं होगा। ए ऑप्शन सही नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी सही है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ये पंचायतों से संबंधित है, बिल्कुल जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों के लिए। ये स्थानीय स्वशासन के प्रावधान को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करते हैं, बिल्कुल। और ये स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर भी जोर देते हैं। तो बी, सी और डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी तरफ जो जिले हैं यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है, जैसे अनूपपुर साइड हमें देखने को मिल जाएगा। तो अनूपपुर के आसपास जो है बॉक्साइट का उत्पादन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शहडोल हमें देखने को मिलेगा। जो शहडोल है ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शहडोल जो है ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित है। तो मंगल दिवस योजना जो है ये महिला और बाल विकास से संबंधित है। हर मंगलवार को महिला जो है वो किस तरह अपनी देखभाल रखे, उसके लिए हर मंगलवार को दोस्तों आंगनबाड़ी में महिलाओं को बुलाया जाता है। तो ये महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित हो जाएगा, क्या, मंगल दिवस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो 2025 है, इसके अनुसार 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति नाम से ही दिख रहा है, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आई थी। इसके अनुसार 2030 तक लगभग 2 मिलियन लोगों को रोजगार सृजित किए जाएंगे। कितने, 2 मिलियन लोगों को। मध्य प्रदेश में जो सुमन कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो सुमन कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं और बच्चों की निगरानी करना। जैसा कि आप सभी को पता है महिलाएं कमजोर होती हैं, ठीक है, उनमें खून की कमी होती है, एनीमिया रोग वगैरह हो जाता है। तो इस वजह से उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डिलीवरी दें और बच्चे भी उनके कमजोर होते हैं तो उनकी निगरानी के लिए एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम क्या है, सुमन कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है मत मयूर संप्रदाय का संबंध, ये किससे, ये शैव धर्म से संबंधित हो जाएगा अपना, कौन सा, मत मयूर संप्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 4.0, देखिए नीति आयोग के द्वारा 4 बार एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया। कब कब जारी किया गया, 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2023 जो है उसमें जारी किया गया था। और उसमें राज्यों की श्रेणियां डिसाइड की गई है, जैसे 0 से 49 एस्पिरेंट हो जाएगा, 50 से 64 परफॉर्मर हो जाएगा, 65 से 99 तक फ्रंट रनर हो जाएगा और फिर 99 से ऊपर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि फ्रंट स्तर श्रेणी में कौन सा नहीं है। अब दोस्तों टोटल 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से 16 लक्ष्यों पर अपने मध्य प्रदेश का वो आता है। तो लक्ष्य 1 गरीबी नहीं, ये फ्रंट स्तर श्रेणी में है। स्वच्छ जल और स्वच्छता ये भी है, पर अच्छा रोजगार और आर्थिक विकास जो लक्ष्य नंबर 8 है ये नहीं है, और ये भूमि पर जीवन भी है। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए 2023-24 में ये एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और ये अचीवर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा 2023 में, याद रखना 67 स्कोर रहा। अब मध्य प्रदेश देखिए लक्ष्य है टोटल, ये लक्ष्य में देखो ग्रीन मतलब समझ रहे हो ना, फ्रंट रनर रहा है, 65 से 99 के बीच है, 0 से 49 के बीच है, मतलब इसमें एस्पिरेंट रहा है लक्ष्य नंबर 2 में। 3 में ये आप देखिए दोस्तों क्या रहा है, 50 से 64 के बीच परफॉर्मर, फिर यहाँ भी एस्पिरेंट रहा, फिर ये फ्रंट रनर पहुंच गया। देखिए लक्ष्य कौन कौन से थे, 1, 6, 8, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो लक्ष्य नंबर आपको देखने को मिलेगा मात्र 8, जिसमें क्या रहे थे जी 50 से 64 के बीच, यानी परफॉर्मर रहे थे, फ्रंट रनर नहीं रहे थे। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे बड़ी बात है ये चीजें याद नहीं होती हैं, ठीक है, ये चीजें जो है याद नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो इतना सभी को समझ में आ गया। हाँ, तो ये इतना समझ में आ गया। इस तरह ये रैंकिंग तो है, मैं आपको क्लास में भी अच्छे से याद करवाता रहूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग जो है ये अधिनियम ... क्रमांक के अंतर्गत गठित किया गया था। तो ये याद रखना, जो ये अधिनियम है क्रमांक 25 वर्ष 1995 के अंतर्गत क्या किया गया था, ये गठित किया गया। वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के चिकित्सक कौन थे। देखिए 2025 में पद्मश्री मिले थे, जिसमें से बुद्धेंद्र कुमार जैन जो है ये चिकित्सक थे, जगदीश जोशीला जो है ये अपने कबीर भजन के गायक हो जाएंगे, यानी कला से संबंधित हो जाएंगे। शैली होलकर जो है इन्होंने दोस्तों उद्योग को बढ़ावा दिया था। तो इसका सही आंसर बुद्धेंद्र कुमार जैन हो जाएंगे। जनजातीय क्रांतिकारी जो स्वर्गीय श्री भभूत सिंह है, इनकी जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस जिले में थी, तो नर्मदापुरम में जो पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी साइड जो है इन्होंने यहाँ पर दोस्तों क्या किया था, विद्रोह किया था 1857 की क्रांति के समय। और ये महत्वपूर्ण क्यों है भभूत सिंह, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम जो है भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। प्रसिद्ध गोंड दुर्ग जो देवगढ़ का किला जो है ये राजा जाटवा ने बनवाया था, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में हो जाएगा, तो जो ये देवगढ़ का किला है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हो जाएगा, और राजा जाटवा जो है उन्होंने बनवाया। सबसे आसान क्वेश्चन है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव श्रेणी में धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है ये आप सभी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही साथ भभूत सिंह ने कब विद्रोह किया था ये भी बताइए। 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग, ये देखो एमपीपीएससी प्री में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये वाला भी रिपीट हुआ है, ये वाला भी रिपीट हुआ है। तो जनजातीय कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा वन्य प्रकाशन जो है ये स्थापित किया गया था 1980 में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, सबसे आसान क्वेश्चन है, बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी निकलती है, मतलब शुरू होती है और भ्रंश घाटी में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। मलाजखंड तांबा क्षेत्र किस जिले में, तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है ना, बालाघाट में मलाजखंड और मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है, मतलब तांबा और मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस हो जाएगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मलाजखंड जो है ये बालाघाट जिले में है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे ना मंगूभाई पटेल, इन्होंने डॉट 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 को अपना कार्यभार यानी इन्होंने 2021 में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है उन्हें मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलवाई। आपको पता है ना राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो 8 जुलाई 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया और श्री मोहम्मद रफीक जो है उन्होंने दोस्तों क्या दिलवाई थी, शपथ दिलवाई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में जनजातियों से रिलेटेड अनुसंधान और विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर, भोपाल में हो जाएगा। भोपाल में बहुत सारे संग्रहालय भी हैं जनजातियों से रिलेटेड, जैसे मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी हमें मध्य प्रदेश के भोपाल में, इसके अलावा गोलघर, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि और बिड़ला संग्रहालय भी हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये देखो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आ गया, कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हमें देखने को मिल जाएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। नेक्स्ट है जनजातीय बोलियों और हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्या जो सामुदायिक रेडियो केंद्र है, इसका संचालन निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं किया जाता। देखो मेघनगर में होता है, अलीराजपुर में होता है, खालवा में भी होता है, बैयर में नहीं होता। कहाँ कहाँ होता है, देखो बैतूल के चिचौली में, छिंदवाड़ा के बिजोरी में, डिंडोरी के चाड़ा में, खंडवा के खालवा में, मेघनगर झाबुआ, चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर, नालसा दार हो जाएगा। ठीक है, ये मांडू के पास है नालसा, सेसईपुरा श्योपुर आदि जगह पे दोस्तों याद रखना ये वन्या सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन होता है। तो ये डायरेक्ट याद रख लेना या मैं धीरे धीरे क्लासेस में याद करवाता जाऊंगा। कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कायथा उज्जैन में, नवदा टोली महेश्वर में, एरण सागर में, तो इनाम गांव महाराष्ट्र साइड हो जाएगा। ये नहीं है, देखो आसान क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। देखो सांची से हुए हैं, स्तूप वगैरह मिले हैं, गुर्जरा से हो जाएगा, पनगुड़ारिया से भी हो जाएगा, तो सागर से नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, गुर्जर प्रत्यारों के पतन के पश्चात जिजाग बुक्ति जो वर्तमान बुंदेलखंड वाला एरिया, यहाँ पर किसने शासन किया था, सबसे आसान है, यहाँ पर चंदेलों ने शासन किया था। किसने, चंदेलों ने। तो चंदेल, परमार, कलचुरी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये सब जो है समकालीन हो जाएंगे, तो चंदेल हो जाएंगे। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ जो गणेश नरप वर्णम और राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो रूपनाथ झा। रूप अच्छा था, रूपनाथ झा के द्वारा रचित गणेश नरप वर्णनम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है राजघाट परियोजना। आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सी नदी पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र, हालांकि अमरकंटक अनूपपुर में पर ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन जो है हट जाए। ठीक है, वन अधिकार अधिनियम जो 2006 थे ये मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ, तो वन अधिकार अधिनियम जो 2006 है ये मध्य प्रदेश में जो 1 जनवरी 2008 से जो है ये वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में लागू हुए हैं। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहती है, तो कोल जनजाति प्रमुख रूप से याद रखना मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला एरिया है ना, बघेलखंड, यहाँ पर हमें कोल जनजाति देखने को मिल जाएगी। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो देखो तिगवा के विष्णु मंदिर याद रखना सही है, खरवई में प्रागैतिहासिक शील चित्र है, रायसेन साइड, नचना कुठार एक पार्वती मंदिर है, तो बुमरा में रामगुप्त का अभिलेख हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। 1854 में बुंदेलखंड और बघेलखंड मालवा में सम्मिलित करके दोस्तों सेंट्रल इंडिया एजेंसी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी की स्थापना हो जाएगी, ध्यान रखना। अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ पर किस वंश के शासकों का शासन था, तो निमाड़ के फारूकी वंश के शासकों का शासन था, ये ध्यान रखना। और फारूकी वंश के जो शासक हैं उस समय कौन थे, मिरेन बहादुर या बहादुर खां हो जाएंगे। अकबर ने कब आक्रमण किया ये आप कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितने %, ये अलग अलग जगह मुझे अलग अलग मिल रहा था डाटा, आप कमेंट्स में बताएं यदि आपको ये पता चला है, नहीं तो आंसर किया जाएगी। निम्नलिखित उत्पादों को उनके संबंधित स्थानों से मिलाइए। तो देखो ये दोस्तों जो दादरवाड़ा तुअर दाल कहाँ है, नरसिंहपुर जिले में, यानी ये का पहला हो जाएगा, पहला ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कुंभराज धनिया है ये कहाँ होगा, गुना में। गुना के धनिया फेमस है, आपको पता ही होगा। वीर शंकर या जीरा शंकर यहाँ चावल होना चाहिए, जो भी है इन्होंने माना सिवनी में, और सिनौर चावल महाकौशल साइड हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम घनत्व, सबसे आसान है, डिंडोरी जिला 94 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में हो जाएंगे, जबकि सबसे ज्यादा जनघनत्व भोपाल में होगा। ठीक है। गादली नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य? तो ये कोरकू जनजाति का लोक नृत्य हो जाएगा। कौन सा? गादली नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय जो वल्लभ भवन है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है, इन्होंने 1958 में जो ये वल्लभ भवन है, इसकी क्या रखी थी? आधारशिला रखी थी। ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पे आप विचार करो। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय नहीं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। नहीं, 12वीं में तो नगरीय निकायों को, तो ये गलत है। 11वीं अनुसूची में नगरीय निकाय नहीं, 11वीं अनुसूची में पंचायत हैं, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये अपना कंप्लीट होता है एनालिसिस। और भी ऐसे वीडियोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं किस तरह का क्या ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।